मैं नवीन जी को बुलाना चाहूँगा। नवीन जी आकर महेश जी को पुष्प प्रदान करें। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनौ कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। हरिः ओम। परम पूज्य श्री श्री रविशंकर जी गुरु जी को वंदन करते हुए आर्ट ऑफ लिविंग से मैं महेश गिरी आर्ट ऑफ लिविंग का इंटरनेशनल डायरेक्टर हूँ। आज इस IBTL के इस मंच पर भारत संवाद इस कॉन्फ्रेंस के हेतु वक्ता हूँ और मेरा विषय है बैक टू द रूट्स, मूल की तरफ यात्रा, जुड़े अपनी जड़ों से। और इस मंच पर अभिनव सारस्वत जी जिन्होंने ये स्थापित की संस्था को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि एक युवा देशभक्ति को लेकर के मीडिया के क्षेत्र में आकर के आगे बढ़ रहा, ये एक बहुत ही क्रांति का कदम है और मैं वंदन करता हूं उनकी इस कदम को, क्योंकि मैं पहली बार मीडिया के अंदर पेट्रियोटिज्म देख रहा हूं जो कभी मुझे दिखाई नहीं पड़ा। मैंने कई बार कहा है मीडिया को मंथरा की तरह नहीं होना चाहिए, संजय की तरह होना चाहिए। जैसा देखा वैसा बताएं, मंथरा की तरह नहीं। तो मैं उनकी टीम को, IBTL की टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात पर। और बहुत खुश हूँ कि आज इस हॉल के अंदर इतने सारे युवा एकत्रित हैं। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और एक सोच को लेकर, एक सोच को सच बनाने के लिए इतने सारे युवा एकत्रित हुए। स्वामी विवेकानंद जी ने अपने जीवन काल में कहा कि मुझे अगर 10 ऐसे युवा मिल जाए जो मर मिटने के लिए तैयार हो इस देश पर, तो इस देश को मैं विश्व गुरु के पद पर बैठा सकता हूं। और आज मैं बहुत खुश हूं। स्वामी विवेकानंद जी होते और इस हॉल में होते तो शायद वो सपना साकार होते हुए देखते, क्योंकि यहां पैसे देकर किसी को बुलाया नहीं गया है। देशभक्ति की इच्छा से आए हुए युवा है सब। तो आप सभी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और जो इंटरनेट के माध्यम से इस कार्यक्रम को देख रहे हैं उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरे मंच पर सहभागी कई वक्ता यहाँ आए और उनको आपने सुना। श्री राम अवतार जी बहुत परिश्रम के साथ भगवान रामचंद्र जी की यात्रा को उन्होंने अध्ययन किया, स्वयं गए, उन जगहों का अध्ययन किया। और उनकी एक घटना केवल हमारे भारत का चित्र यदि विश्व को बताना हो तो उनकी एक जो घटना उन्होंने जो बताई बहुत सुंदर लगी, बहुत हृदय स्पर्शी थी, क्योंकि भावात्मक वाणी से उन्होंने सब बात की। और उन्होंने कहा कि एक महंत जहां वो गए थे और उन्होंने 10 रुपए उनको दिए और 10 रुपए देने के बाद 100 रुपए दिए और उन्होंने कहा कि आप साधु हैं और मुझे कैसे ये पैसे दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसे कैसे, सीता मेरी बेटी है, नाना के यहाँ से क्या खाली हाथ जाओगे, ये मेरा भारत है, ये मेरा भारत है। फिर नीरज जी आए, उन्होंने बहुत सुंदर बातें कही, अंत की बात बहुत सुंदर थी। और उसके बाद परम पूज्य डॉक्टर लियो रिबेलो
बहुत अभिभूत हूँ सर आपकी वाणी से, क्योंकि आपकी वाणी पुस्तकों की वाणी नहीं है, अनुभव से निकली हुई वाणी है। और बहुत ही विनोदी ढंग से आपने, बहुत हास्यात्मक रूप से इतने गहरे सच को बड़ी निडरता से कुछ ऐसे ऐसे नाम ले लिया आपने बीच में, निडरता से मैं आपकी हिम्मत को नतमस्तक हूँ। और मैं बहुत ही दिल से चाहता हूँ कि आप वाइस प्रेसिडेंट बने सर। और यदि आपकी स्पीच ये हिंदुस्तान देख रहा है, या कुछ ऐसा हो जाए कि हिंदुस्तान आपकी अभी जो दी आपने स्पीच ये देखे, तो मुझे लगता है कि आपको वाइस प्रेसिडेंट बनने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत ही सुंदर ढंग से आपने अपनी बातों को रखा और सभी बातों में आप निपुण हैं। बाबा रामदेव से भी पुरानी संस्कृति आप चलाते हैं। आपने अभी अभी कहा बाबा रामदेव के बड़े प्रेमी, 2-3 बार आपने बाबा रामदेव जी की बातें कही और बात सही है। बाबा रामदेव जी के पहले भी इन्होंने कई योगाभ्यास चलाया। आपको भी मैं वंदन करता हूं डॉक्टर रिबेलो जी, क्योंकि आपने जो बातें कही वो आपके आचरण में है। और अपने विषय पर लौटता हूं, बैक टू द रूट्स। मित्रों, सिर्फ जड़ों से जुड़ना ही जरूरी नहीं है, क्योंकि कई संस्थाएं इन्होंने प्रयास भी किया जड़ों से जुड़े रहने का, लेकिन जड़ों से जुड़े रहने के साथ साथ वो आसमान की ऊंचाइयों को छूने में नाकाम रही। या तो जड़ों से जुड़े रहने के साथ साथ आधुनिकता को स्वीकार करने में नाकाम रही। हमारी जड़ें ज्ञान से जुड़ी है, लेकिन विज्ञान का भी उतना ही महत्व है। ज्ञान को गति मिल सकती है यदि विज्ञान जुड़ जाए साथ में, और विज्ञान को पचाने की ताकत तभी आ सकती है जब हम ज्ञान से जुड़े रहेंगे। ये दोनों बहुत जरूरी है। इस देश की संस्कृति, ज्ञान की, अध्यात्म की धरोहर भारत माता, इस संस्कृति को यदि देखें हम, जिन ऋषि मुनियों ने इस संस्कृति को जन्म दिया, यह केवल किसी हिंदू तक सीमित नहीं है। यह प्रत्येक जीव मात्र के लिए कल्याणदायी ऐसी संस्कृति है, क्योंकि ऋषि मुनियों ने जो परंपराएं बनाई, जो विधियां बनाई, वो किसी एक धर्म के लिए नहीं बनाई थी, बल्कि जीव मात्र के कल्याण के लिए बनाई थी। ऋषि का अर्थ ही यह है, रहस्य को जो उद्घाटित करता है उसे ऋषि कहा गया। जो इस पूरे ब्रह्मांड के रहस्य उसको खोलकर और उसको परंपराओं में, विधियों में ढालकर जीव के कल्याण के लिए उन्होंने बनाया। कई विधियां इस भारत में हैं, पर समय के साथ साथ चलते 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 ये हमारी संस्कृति धीरे 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 कई विकृति में बदल गई, क्योंकि इसको तोड़ने का बहुत प्रयास किया गया। हम जो मुख्य मूल धाराओं से जुड़े थे, उन जड़ों को काटना शुरू कर दिया। बहुत सारी बातें ऐसी बनी पिछले काल में इस भारत को तोड़ने के लिए, हमारे आध्यात्मिक शिक्षा को बदलने के लिए। मित्रों, अभी अभी मैं कल रात्रि को ही मैं आया इस कॉन्फ्रेंस के लिए। मैं गांव में था, तो जब मैं गांव में गया, एक घर के बाहर रंगोली थी। रंगोली हमारी परंपरा है। पुराने समय से भारत के लगभग हर घरों में पहले रंगोली किया करते थे, और रंगोली में शुभ लाभ लिखा करते थे, सुस्वागतम लिखा करते थे। ये हमारी संस्कृति है। जैसे अभी अभी डॉक्टर रिबेलो ने कहा कि मेरे यहाँ पर कोई भी आता है, अतिथि देवो भव, ये हमारी वैदिक संस्कृति है। अतिथि को हमने भगवान माना है। तो उस गांव में जब मैं गया, उस गांव के घर के आगे रंगोली तो थी, पर उस रंगोली में सुस्वागतम की जगह वेलकम लिखा हुआ था।
वो देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ मुझे। मैंने पूछा उनको कि आपने ये वेलकम क्यों लिखा। उन्हें भी नहीं पता क्यों लिखा, बस लिखा। कितने आश्चर्य की बात है और कितने दर्द की बात है। इट्स रियली सो शॉकिंग कि कब इस देश की संस्कृति, इस मेरे भारत की संस्कृति लस्सी से बियर बन गई। कब इस देश की संस्कृति नींबू पानी से नींबूज और पेप्सी कोक बन गई। कब इस देश की संस्कृति पिज्जा पराठा से पिज्जा बन गई। कब इस देश की संस्कृति जहां दरवाजों पे सुस्वागतम लिखा जाता कुत्ते से सावधान बन गई। इसका एहसास ही हम खो गए। मित्रों, पहले गाय यानी काऊ होता था, अब काऊ यानी गाय हो गई। थोड़ा सा समझना होगा, जानना होगा। भीतर केंद्रित तो होना हम सीख गए, पर बाहर विकसित नहीं हो पाए। हमें बार बार यह सिखाया गया कि प्रेजेंट में रहें, पर प्रेजेंटेशन करने में हम चूक गए। जो हमारी संस्कृति है उसको विश्व में फैलाना, वहां हमारी कहीं भूल हो गई। डॉक्यूमेंटेशन में, प्रेजेंटेशन में। कई इस देश की संस्कृति, कई ऐसी बातें हैं आज इस देश के लोगों को ही नहीं पता। क्यों शिव पूजा करते हैं? बस पौराणिक बातें बता देंगे। अश्वमेघ फल का यज्ञ मिलेगा, नरक में नहीं जाएगा, स्वर्ग में नहीं जाएगा। आज का युवा नहीं मानेगा इन बातों को। उनको आप लॉजिक दीजिए, उनको प्रमाण दीजिए। और ये हमारी परंपराएं ऐसी ही बनी परंपराएं नहीं है, इसके पीछे गहरा विज्ञान है, साइंस है। हम रिसर्च कर रहे हैं कितनी ऐसी बातों पर। आर्ट ऑफ लिविंग, पूज्य श्री श्री रविशंकर जी दिन रात इस पर मेहनत कर रहे हैं। मैं पहले दत्तात्रेय पीठ का पीठाधीश हुआ करता था। 50 लाख यात्री मेरे यहां आते थे। वो सब कुछ छोड़कर मैं पूज्य श्री श्री रविशंकर जी के साथ जुड़कर आज इस यात्रा में जुड़ा हूं, ताकि इस मेरे देश की संस्कृति को मैं पूरे विश्व में बता सकूं। शिव पूजा केवल एक ढोंग नहीं है जो पानी चढ़ाया जाता है। क्यों बार बार? अगर ऐसा ही ढोंग है तो आप मुझे, मेरा एक ही प्रश्न है, पुराणों की कथाएं उठाकर आप देख लीजिए। राक्षसों को जब भी अस्त्रों की जरूरत पड़ी है, उन्होंने भगवान शंकर से ही क्यों मांगे, विष्णु से क्यों नहीं मांगे? शिव पूजा एक अद्भुत रहस्य हुआ करता था मिसाइल प्राप्त करने का। शिव योनि के ऊपर लिंग रखा जाता है, आज सीमेंटिंग किया जाता है। यह परंपराएं बड़ी विकृत हो गई। और जो पानी जलधारी रखा जाता है, उस पर पानी पड़ता है, उस पानी की बूंदें पड़ने से जो लिंग योनि में रेजोनेंस होता है, उससे H2 अलग हो जाता है, ऑक्सीजन अलग हो जाता है। किसी भी एटॉमिक सेंटर का शेप आप देखना कैसा होता है, शिवलिंग की तरह ही होता है। उसमें होता क्या है, पानी की एक बहुत बड़ी धारा गिरती है और हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग किया जाता है। किसी भी शिव मंदिर के गर्भगृह में आप जाके देखिए, आपको ठंडा महसूस होगा, आपको ऊर्जावान महसूस होगा, क्योंकि बॉडी ऑक्सीजनेटेड होना शुरू हो जाएगी आपकी। और मिसाइल्स हाइड्रोजन से ही बनते हैं। बहुत सारी ऐसी और भी कई बातें हैं, बहुत गहराई में, वक्त कम है, लेकिन ऐसे बहुत सारे रिसर्च हमारे पड़े हैं, बहुत सारे रिसर्च। और मैं राम अवतार जी को कहूँगा कि आप एक बार बैंगलोर भी आइए। हमारे एक डॉक्टर DK हरी भारतविज्ञान.com पे आप कभी सर्फ भी करना। ऐसे बहुत सारे रिसर्च हमने करके रखे हैं। राम सेतु था, राम जी के जन्म की तारीख, कृष्ण के जन्म की तारीख, तिथि वगैरह सब कुछ रिसर्च करके उन्होंने रखा है। और राम सेतु की जो लड़ाई चल रही है उसके अगेंस्ट भी उन्होंने केस करके रखा है और सुप्रीम कोर्ट में पिटिशन दायर की है। तो ऐसे कई रिसर्च है। क्यों महिलाएं मांग भरती थी, क्यों पैर के दूसरे उंगली में बिछी पहनी जाती थी और चांदी की ही, शादी के बाद ही क्यों, शादी के पहले क्यों नहीं? और अगर शादी के बाद महिलाएं मांग भरती है तो शादी पुरुष की भी होती थी, वो क्यों मांग नहीं भरता? इसके पीछे गहरा विज्ञान है मित्रों। ये ऐसी ही
थोपी गई परंपराएं नहीं है, हमें समझ नहीं है, या हमने अपने आने वाली पीढ़ियों को, इस वर्तमान की पीढ़ी को समझाया नहीं, क्योंकि हमें खुद को भी पता नहीं है। क्यों? क्योंकि इनको बीच में तोड़ा गया, इस धारा को तोड़ा गया, इस देश को तोड़ना था। इसलिए क्यों सूर्य ग्रहण में नदी में जाकर स्नान करते हैं? क्यों घर के आंगन में तुलसी रखी जाती है? क्योंकि तुलसी एक ऐसा पौधा है 24 घंटे ऑक्सीजन देता है। ऐसे कहते तुलसी रखोगे तो लक्ष्मी माता का कृपा होगी, तो ऐसा, इसका यह मतलब नहीं आपने तुलसी रख दी और दूसरे दिन लक्ष्मी जी मर्सिडीज में आ गई और कह ले चंदूलाल 10 करोड़। सबसे बड़ी लक्ष्मी जो है वो हमारा स्वास्थ्य है। 50 करोड़ रुपए बैंक में पड़े हैं और आप उसको भोग नहीं सकते। आपका नौकर रामू 10 गुलाब जामुन खाता है और आप देख रहे हो। आप भोग नहीं सकते, आपके नौकर और कुत्ते घर को भोग रहे हैं। 50 करोड़ को किसके लिए कमाया? नौकर और कुत्तों के लिए। क्या इस लक्ष्मी का फायदा? मैं अभी विदेश में गया था, यूरोप ट्रिप से आया मैं अभी वहां गया, मुझे कहा कि आप योग प्राणायाम ध्यान सिखाते। मैंने कहा केवल यही नहीं सिखाता, बहुत कुछ सिखाता हूं। तो मुझे कहा कि आप वजन उतारते हैं? मैंने कहा कि देखिए, बहुत अच्छी बात है वजन उतारना, हेल्थ कॉन्शियस होना बहुत जरूरी है और होना भी चाहिए। बाबा रामदेव जी को यह धरती युगों तक याद रखेगी, क्योंकि इस धरती के लोगों को प्रातः काल में ब्रह्म मुहूर्त में उठाना बाबा रामदेव जी ने सिखाया। बहुत बहुत हिम्मत और धन्यवाद वाली बात है। और हेल्थ कॉन्शियस लोग हो गए, पर उसके साथ साथ और आगे भी बढ़ना बहुत जरूरी है। तुलसी घर में यदि रखते हैं तो ऑक्सीजनेटेड रहता है पूरा वातावरण, और फर्स्ट एड के लिए तुलसी बहुत उपयुक्त है। श्वास के माध्यम से जो ऑक्सीजन जाता है, ब्रेन सेल्स हमारे बहुत एक्टिव होते हैं, उससे शार्प होते हैं। पैसा भी कमाओगे आप तो यहीं से कमाओगे। ब्रेन सेल्स को ऑक्सीजनेटेड रखने के लिए तुलसी एक बहुत बड़ा उपयुक्त साधन है। सूर्य ग्रहण में नदी में स्नान करते हैं, क्योंकि सूर्य ग्रहण में सीधे किरण पड़ते हैं सूरज के, तो आपके भीतर के अशुद्ध तत्व मरते हैं, आपकी इम्यूनिटी सिस्टम बूस्ट होती है। गाय की पूजा की, अगर हिंदू गाय की पूजा करेगा तो उसी को फायदा देगी, मुसलमान क्रिश्चियन करेगा तो नहीं देगी, ऐसा नहीं है। मानव मात्र के लिए उसको कामधेनु कहा गया। मित्रों, कई रिसर्च पढ़े हैं। एक रिसर्च अभी बहुत बढ़िया रिसर्च मैंने पढ़ा था कि साइंटिस्ट ने यह बताया कि देसी गाय, हिंदुस्तान की देसी गाय जो होती है, जर्सी गाय है ही नहीं, देसी गाय जहां जहां पर होती है वहां जल का स्तर जमीन में ऊपर आता है। इस धरती से पानी दूर जा रहा है, नीचे जा रहा है, हजार फुट खोदते पानी नहीं मिलता, लेकिन देसी गाय जहां जहां पर है वहां पानी के स्तर को वो ऊपर खींचती है। आप सोचिए, उन्होंने लिखा कि कैसे उसके ऐसे वाइब्रेशन से उस देसी गाय के, जो पानी के स्रोत को ऊपर खींचती है। पानी यदि इस धरती पर चाहिए तो हमें इन गायों को बचाना होगा। दूसरा, यज्ञों की परंपरा से हम जुड़े हुए हैं। गीता भी यज्ञ की बात करती है कि यज्ञ से ही पर्जन्य आता है, यह बरसात आती है। यह केवल ढोंग नहीं है हम जो यज्ञ करते हैं, यह प्रमाणित है। 1 तोला देसी गाय का घी जब जलता है तो 1 टन वायुमंडल, ऑक्सीजन जो होता है उस वायुमंडल को वो प्यूरिफाई करता है। 1 तोला गाय का, देसी गाय का घी। और इसके प्रमाण है, ये ऐसी ठोकी हुई बातें नहीं है। पेरू करके एक देश है जहां पर केले की खेती होती है, वहां सड़ रहे थे केले। कई उन्होंने उपाय किए, कई पेस्टिसाइड्स यूज किए, लेकिन वो सड़न नहीं रुकी उस केले की खेती की। तब भारत से एक अग्निहोत्री वहां पर गए और अग्निहोत्र का उन्होंने कहा कि इसका आप कीजिए तो इससे ये सड़न रुक जाएगी। तो उन्होंने पहले एक छोटा सा खेती का टुकड़ा दिया और वहां पर उन्होंने अग्निहोत्र किया। 1 तोला देसी गाय का घी केवल सूर्योदय और सूर्यास्त के वक्त, और 4 अक्षत के दाने, चावल के दाने वो जले, उससे जो वायु निकली उसने पूरे 200
एकड़ के उस एरिया को उससे रोग मुक्त कर दिया, और आज उस पेड़ों ने उस अग्निहोत्र को राष्ट्रीय कार्यक्रम बना लिया है। लेकिन ये देश इस बात को जानता नहीं, ये देश पेस्टिसाइड पे लगा हुआ है। बहुत सारी, हाँ जी, बहुत सारी बातें। मोनेसैंडो, अभी डॉक्टर जी ने कहा, मैं उन विषयों को ज्यादा छेड़ना नहीं चाहता था क्योंकि बहुत अच्छे से छेड़ लिया था इन्होंने। तो अब जिसको छेड़ लिया, उस जिसकी इज्जत लूट ली, उसकी और कितनी लूटोगे आप। तो मोनेसैंडो कंपनी बैन कंपनी इस देश में, और राक्षस आए फिर से उसको अलाउ कर दिया इस देश के अंदर। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, भाषाएं हमारी बनी। मैं बहुत उदाहरण दे सकता हूं, ऐसे बहुत उदाहरण दे सकता हूं। चूड़ियां क्यों पहनते हैं, कान में क्यों पहनते हैं, कर्ण भेदन क्यों करते हैं, 16 संस्कार गर्भ के, बहुत सारी ऐसी बातें पर बहुत ज्यादा वक्त लगेगा क्योंकि इतनी अगाध और अनंत है हमारी संस्कृति जो शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती, शब्दों में व्यक्त नहीं हो सकती। इसीलिए तो वेदों ने कहा चरय व्यति चरय व्यति चरय व्यति साधकों के। अब आप खुद चले और अनुभव करें, ये अनुभव करने की बातें हैं। भाषा, जो मैं भाषा बोल रहा हूं मित्रों, मुझे बड़ा गर्व है जिस भाषा का उपयोग करके मैं बोल रहा हूं। ये हमारे जो वर्णमालाएं बनी हैं, अक्षर बने हैं, बड़े वैज्ञानिक ढंग से बने हुए हैं। ओम का चित्र आप देखते हैं, ओम का चित्र ऐसे ही किसी ऋषि पेंटर था और उसके मन में आ गया ऐसा ओम। बुद्धू थे वो, इतने गहरे ध्यान, गहन ध्यान से मूल से जुड़े थे। ओम ये ब्रह्मांड का नाद है। साउंड के लिए कई ऐसे साइंटिस्ट, बीच में 2004 में एक रिसर्च हुआ फ्रीक्वेंसी के ऊपर, वो रिसर्च कर रहे थे साउंड के ऊपर, और वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर जब रिसर्च कर रहे थे तो एक फ्रीक्वेंसी उन्हें मिली जो हमेशा उनको बीच में आती थी। उस फ्रीक्वेंसी को जब उन्होंने देखा, अनुभव किया, तब उन्हें पता चला कि ये हमेशा इस धरती पर, इस सृष्टि में ये फ्रीक्वेंसी हमेशा रहती है, जो बीच में ही रहती है, उसको अलग नहीं किया जा सकता। तब उन्हें पता चला कि वो फ्रीक्वेंसी और कोई नहीं, वो ओम है। अब ये ओम हमारे ऋषि मुनियों ने युगों पहले खोज निकाला। ब्रह्मांड का नाद है ये ओम, 3 अक्षर जो अ उ म। अब ये अ उ म का चित्र जब आप देखते हैं, ये चित्र बना कैसे? कोई ऋषि मुनि पेंटर था, उसने कोई बनाया नहीं ये ओम। जब हम ओम ये नाद बोलते हैं अपने मुंह से, तो वायुमंडल में उसकी वैसी आकृति बनती है, उन कंपनों से, उस ध्वनि से वैसी आकृति बनती है, उससे वो ओम का चित्र। क ख ब भ म, ये जो वर्णमालाएं हैं, ये बड़ी वैज्ञानिक है। एबीसीडी को आप उसमें डाल ही नहीं सकते, दूर दूर तक नहीं पहुंच पाएगी। मैं सम्मान करता हूं हर भाषा का, मैं सम्मान करता हूं हर धर्म का, मैं सम्मान करता हूं हर देश का, पर मुझे बहुत गर्व है अपनी संस्कृति का, क्योंकि ये मूल से जुड़ी है, ये जड़ों से जुड़ी है, ये जड़ों से जुड़ी है। ये केवल एक देश के लोगों के भलाई के लिए नहीं, ये इस धरती के हर जीवों के, हर मनुष्यों के विकास के लिए, उसके भलाई के लिए बनाई गई संस्कृति है। जो वर्णमाला है उसमें 4 प्रकार बताए गए हैं, और इस जीव के भी, इस धरती के 4 प्रकार कहां मिलेंगे सर? मेडिकल साइंस पहुंच नहीं पाएगा। मेडिकल साइंस आप कहो ब्लड वेन्स तक पहुंचता है, नाड़ियों तक पहुंच ही नहीं पाए। नाड़े खुल जाए इनके, 72,000 नाड़ियां, 72,000 एनर्जी ट्यूब्स, कहां पहुंचे? कौन सी नाड़ी में कौन सा प्राण दौड़ता है? हालत खराब हो जाएगी इनकी। पर सम्मान जरूर करना है, क्योंकि उनका भी एक अभ्यास है, बुद्धि से किया हुआ, पर क्षमता नहीं है उनकी। और ये अध्यात्म और विज्ञान
साथ लाना बहुत जरूरी, लेकिन इनकी यात्राएं बड़ी उल्टी है, क्योंकि विज्ञान कहता है पहले बताओ तब मानेंगे, और अध्यात्म कहता है कि पहले मानो तब दिखेगा। विज्ञान शंका से शुरू होता है, अध्यात्म श्रद्धा से शुरू होता है। तो इसीलिए कुछ मान के चलना होगा, कुछ जान के चलना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो ये 4 प्रकार बनाए इन जीवों के। नभचर, आकाश में उड़ने वाले पंछी जो होते हैं, नभचर, नभ यानी आकाश। उसके बाद जलचर यानी पानी में जो होते हैं जीव वो। उसके बाद उभयचर यानी जमीन पर खड़े होकर चलते हैं वो। और थलचर यानी जमीन पर रेंगने वाले जीव होते हैं वो। अब मजे की बात देखिए मित्रों, ये जो 4 योनियां हैं जीवों की, इन 4 योनियां में ये जो वर्णमाला है, क ख ग घ ब भ म, ये जो है यर लव अक्ष, आपने याद होगा शायद आप लोगों को। कभी पढ़ना, प्रार्थना है मेरी, कभी पढ़ना। अंग्रेजी भाषा जरूरी है, पर एक बात याद रखना, मैं अंग्रेजी भाषा का बहुत सम्मान भी करता हूं, मजबूरी में कभी कभी बोलता हूं, मजबूरी में। विदेशों में गए, कभी समझ नहीं पाए लोग, तभी मैं दुभाषी रखता हूं कि तू समझा, क्योंकि फ्रांस ने मुझे सिखाया। मैं फ्रांस गया था, जब इंटीरियर में गया, यू आर इन माई कंट्री, लर्न माई लैंग्वेज देन स्पीक टू मी। वो गौरव उनका अपनी भाषा का देखकर मैं बड़ा अभिभूत हुआ। यहाँ अंग्रेजी नहीं आती तो हम ऐसा समझते जैसे पिछड़ी जात है, लेकिन फ्रांस में जाओ आप, अंग्रेज होगा तू अपने घर का, मेरे देश में पहले फ्रांस सीख फिर बात कर। कितना गौरव अपनी भाषा के प्रति। तो खैर वाद विवाद में नहीं पड़ना है, क्योंकि मैं अगेंस्ट किसी चीज के नहीं हूं, पर अपने मूल से जुड़ा हूं और सभी का सम्मान करता हूं। तो मित्रों, ये जो 4 वर्ग बताए, 4 अलग अलग योनियां बताई, नभचर, जलचर, उभयचर और थलचर, इसमें ये जो वर्णमाला है क ख ग घ घ, ये कंठव्य, कंठ से ही ये स्वर निकलते हैं। और ये केवल नभचर जो होते हैं, आकाश में उड़ने वाले, वही बोलते हैं क ख ग घ च छ ज। ये इतना तक ही बोल पाएंगे, इससे आगे की वर्णमाला ये नहीं बोल पाते। अब आइए जलचर में, त थ द ध ढ ढ न, यह है तालव्य, जीभ आपकी तालू में लगती है, ये केवल जल में रहने वाले जंतु ही बोल पाएंगे। उसके बाद आइए उभयचर, प फ ब भ म, ये केवल उभयचर, गाय, हाथी, कुत्ते, हम्मा, भौ भौ, ये सब प फ ब ब म म, ये केवल उभयचर। और उसके बाद है जमीन पर रेंगने वाले थलचर, स स श श ज स य र लव क्ष, सांप से करता है, और चीची ये सब सर 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 ये सब करते हैं, छिपकली वगैरह, ये थलचर हुए। मित्रों आप देखो, अलग अलग इन जीवों के प्रकार, और वो केवल इतने तक की वर्णमाला बोल पाएंगे, इतने तक की वर्णमाला बोल पाएंगे, इतने तक की वर्णमाला बोल पाएंगे। कैसे विभाग, कहां पहुंच पाएगा ये विज्ञान। और मनुष्य एक ही ऐसा प्राणी है जो इन सभी वर्णमाला को बोल सकता है, इसीलिए इसको मुक्ति का साधन भी कहा गया। सभी वर्णमाला को बोल सकता है, और इन सभी वर्णमालाओं को लेकर अगर कोई भाषा बनी है इस धरती के ऊपर, वो है संस्कृत भाषा। और आज इंग्लैंड की एक यूनिवर्सिटी ने उसे, संस्कृत को
कहा है कि विश्व की सर्वोत्तम भाषा यदि कोई है तो ये संस्कृत भाषा है, क्योंकि ये मल्टीलिंग्विस्टिक लैंग्वेज है जिसमें जीभ हर कोने में आपकी जाती है, जीभ हर कोने में जाकर एक्सरसाइज करती है। ये भाषा जब आप ये बोलते हो तब आपके ऊपर इसके प्रभाव पड़ते हैं, इसके स्पंदनों से आपकी नर्वस सिस्टम ठीक होती है इससे। इतनी वैज्ञानिक, इतनी शुद्ध, इतनी जुड़ी हुई भाषा हमारी ये संस्कृत भाषा। पर यह संस्कृत भाषा धीरे धीरे लुप्त हो रही है, संस्कृति धीरे धीरे लुप्त हो रही है। पर उसी संस्कृत भाषा से कई इस देश की अलग अलग भाषाएं बनी हैं, और हिंदी एक भाषा है जो संस्कृत के नज़दीक भी है। तो जब मैं हिंदी में बात करता हूं, जहां कहीं भी जाता हूं, हिंदुस्तान की राष्ट्रभाषा भाषा है। अपने वक्तव्यों में मैं हमेशा ये बात करता हूं कि अपने मातृभाषा का और अपने पितृभाषा का सम्मान जरूर करें। और मित्रों, चाहे कुछ भी हो जाए इस धरती में या इस धरती पे किसी भी राष्ट्र में, जो व्यक्ति अपनी मातृभाषा का स्तनपान नहीं करता उस देश से कभी शेर नहीं पैदा हो सकते। इतना याद रखना, क्योंकि मातृभाषा हमारी पहचान है। अंग्रेजी की जरूरत है। अंग्रेजी विश्व में खड़े रहने के लिए, विश्व के साथ खड़े रहने के लिए हमें अंग्रेजी चाहिए, लेकिन विश्व में सर उठाकर खड़े रहने के लिए हमें हिंदी चाहिए, हमारी राष्ट्रभाषा चाहिए, क्योंकि वो हमारी पहचान है, वो हमारा व्यक्तित्व है। मित्रों, अगर पहचान ही खो गई, पहचान ही खो गई तो हमारा अस्तित्व मिट जाएगा, अस्तित्व मिट जाएगा। आप बंगाली हो सकते हैं, आप मद्रासी हो सकते हैं, आप मराठी हो सकते हैं, आप तमिल हो सकते हैं। मेरा आपसे एक प्रार्थना है कि घर में जिस रीजन से आप हैं उस रीजन की भाषा बोले, क्योंकि वो भाषा बचनी बहुत जरूरी है। और जब उस घर से बाहर निकले, अपने रीजन से बाहर निकले, देश में भ्रमण करें या और कहीं भी आप जाते तो हिंदी का प्रयोग करें, क्योंकि वो हमारी राष्ट्रभाषा। इन दोनों भाषाओं का गौरव न चुके, क्योंकि ये हमारी पहचान है। इस देश के पास आखिर ऐसा क्या नहीं है जो हम दौड़ रहे हैं। दौड़ना जरूरी है, पर कहां दौड़ रहे हैं ये भी तो समझना जरूरी है। कई लोग ऐसे कहते हैं कि पाश्चात्य संस्कृति हावी हो गई, हमें पहचान नहीं रही, हमें समझ नहीं रही, इसीलिए ये सब कुछ हुआ। क्योंकि बीच में एक इस धारा को तोड़ने के लिए, आपको भी पता है, अंग्रेज आए, फिर लॉर्ड मैकाले आया, उसने रिसर्च किया, फिर वहां जाकर के पार्लियामेंट में जाकर के उसने एक स्पीच दी और कहा कि जब तक इस भारत की शिक्षा व्यवस्था को हम नहीं बदलेंगे, इस भारत को हम तोड़ नहीं सकते। हम जमीन तो जीत लेंगे, लेकिन इस धरती से जुड़े हुए लोगों को नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि ये संस्कृति से जुड़े हुए हैं। फिर इस संस्कृति को तोड़ने के लिए लोगों को अध्यात्म से दूर किया गया और कई ऐसी गलत बातें सिखाई गई। एजुकेशन डिग्री बेस्ड हो गए, वैल्यू बेस्ड थे, वो डिग्री बेस्ड हो गए। अभी बीच में एक व्यक्ति मुझे आया, बोले मैं सबसे अच्छा डॉक्टर बनना है तो क्या करूं। मैंने कहा तेरा प्रश्न ही गलत है, कि सबसे पहले मुझे पूछ कि अच्छा मनुष्य बनने के लिए क्या करना चाहिए। तू अगर अच्छा मनुष्य बनेगा तो अच्छा डॉक्टर अपने आप बन जाएगा, तू अच्छा मनुष्य बनेगा अच्छा आर्किटेक्ट अपने आप बन जाएगा, तू अच्छा मनुष्य बनेगा तो अच्छा वैज्ञानिक अपने आप बन जाएगा। अगर मूल में ही गड़बड़ रही तो ऊपर आके क्या खाक करेगा, किडनियां बेचेगा। तेरे मूल में ही गड़बड़ है, बेस में ही गड़बड़ है। बनना है तो सबसे पहले अच्छे मनुष्य बने हम, क्योंकि मेरे देश की संस्कृति और मेरे देश की शिक्षा यही सिखाती थी पुरातन काल से। ये आए और डिग्री पकड़ा के चले गए, डिग्री से बड़ा कुछ है ही नहीं। अच्छा मनुष्य बनने की शिक्षा पहले दी जाती थी, फिर हम सब कुछ बन सकते हैं मित्रों, सब कुछ बन सकते हैं फिर हम। अब भाषा की मैंने बात की, जो भाव हमारी भाषा में है वो दूसरी भाषा नहीं दे पाएगी। कई बार मैंने कहा है कि आप मेरे कलेजे के टुकड़े, जब माँ एक अपने बच्चे से कहती है मेरे कलेजे के टुकड़े, जो भाव निकलता है, कैसे आप कहोगे माय पीस ऑफ लिवर। जो भाव बहते उस भाषा से,
इस देश के पास क्या नहीं है? नृत्य, परिधान, संगीत, भ्रमण, भूगोल, भोजन, हर क्षेत्र में हम विकसित हैं, लेकिन उसकी समझ हमारे पास नहीं है। नृत्य, इस देश के पास ऐसे ऐसे नृत्य हैं जिससे नृत्य करते 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 नर से नारायण हो जाते हैं। ऐसी साधना के नृत्य हैं हमारे पास, नर से नारायण हो जाना। माइकल जैक्सन इतना नाचा, कहीं नहीं पहुंचा, मीरा ने 2 ठुमके लगा दिए, पहुंच गई। यह संस्कृति है हमारी, यह संस्कृति है हमारी। नृत्य के कितने प्रकार हैं हमारे पास, जो केवल शारीरिक भोग के लिए नहीं है, बल्कि आत्मा से तृप्ति मिलने तक के ऐसे हमारे नृत्य हैं। कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम और कई अलग अलग तरह के नृत्य, लेकिन कभी भी हमने उसको एक्सप्लोर ही नहीं किया। परिधान, संगीत, सुर और स्वर की ये जो हमारी यात्रा है संगीत की, आपको भी पता है, स्वर से समाधि में पहुंचने की कलाएं इस संगीत में, इस देश के संगीत में है। और इसके उदाहरण भी है कि मल्हार गाते थे और बरसात आ जाती थी, दीपक गाते थे और आग लग जाती थी। इस देश में ये घटनाएं हुई है, इस संस्कृति में ये हुआ है, कैसे भूल सकते हैं हम? लेकिन कभी हमने एक्सप्लोर नहीं किया, कभी इसको लेकर नहीं गए हम आगे। परिधान की संस्कृति मित्रों, वस्त्र, जन्म से पैदा हुए तब से लेकर मृत्यु तक के वस्त्र, अलग अलग घटना, अलग अलग विषय, अलग अलग कार्यक्रमों के वस्त्र। पैदा हुआ लंगोट, उसके बाद झबला झुबला कुछ कहते हैं वो एक कपड़े का, फिर स्कूल का ड्रेस अलग, फिर लड़की देखने जाता है ड्रेस अलग, सगाई करता है उसका ड्रेस अलग, उसके बाद जब विनायक पूजा करता है शादी की, उसका वस्त्र अलग होता है, शादी करता है उसका ड्रेस अलग, सुहागरात का उसका ड्रेस अलग, उसके बाद कई प्रोग्रामों के ड्रेस अलग। और इतना ही नहीं, इस देश में जैसे 12 किलोमीटर में भाषा बदलती, 12 किलोमीटर में वस्त्र बदलते थे हमारे, इतनी फैशन इस देश में हुआ करती थी। जूती से पहचानते थे किस प्रांत का है, पगड़ी के सिलवटों से पहचाना जाता कि ये किस प्रांत का है। ये इस देश में था, इस देश में था। इतनी फैशन थी, इतनी फैशन थी। और महिलाओं को नाखून से लेकर सिर के बाल तक फैशन थी, और वैज्ञानिक ढंग से बनाई गई फैशन। ऐसे नहीं उठा के कुछ पोत लिया। चूड़ियां भी पहनते थे, वैज्ञानिक कारण था। चूड़ियां पहनने वालों को यूट्रस की बीमारी नहीं होती जल्दी। बहुत वैज्ञानिक ढंग की हमारी फैशन थी। आज जींस में पैदा होते हैं, जींस में चले जाते हैं। मैं जींस का विरोध नहीं करता, बहुत मित्र मेरे आए हुए जींस पहने हुए, मैं बिल्कुल भी विरोध नहीं करता, बिल्कुल विरोध नहीं करता। मैं पहले से ही कह रहा हूं, मैं विरोध किसी बात का नहीं करता, लेकिन अपने मूल को भी पहचाने, मूल से भी जुड़े। छलांग तो लगा ली, जमीन भूल गए, धरती से सो उठ गए, आसमान में उड़ना तो सीख लिया, लेकिन धरती से अनुसंधान छूट गया। कहां गिरोगे? उड़ते उड़ते थकोगे, गिरोगे तो सही, फिर उसी मां के गोद में ही तो आना पड़ेगा। तो उस आंचल को तो पहचानो जिससे जुड़े हो। परिधान की बात, भोजन की बात मित्रों, टूरिज्म हम भ्रमण की बात करें, क्या 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 नहीं है इस देश में। हम हिमाचल में जाओ, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड वहां बन सकता है, लेकिन कोई पड़ी ही नहीं है। बस थोड़े से वो स्नो के माउंटेन क्या दिख गए, हनुमान वहां शुरू हो गए हमारे, लेकिन हमने कभी बनाया नहीं। एक से एक वाटरफॉल इस देश के अंदर है, टूरिज्म को हमने कभी एक्सप्लोर नहीं किया। इस संस्कृति को भी हम टूरिज्म का एक हिस्सा बना सकते हैं, लेकिन कभी एक्सप्लोर नहीं किया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं स्वामीनारायण संप्रदाय को, जिन्होंने दिल्ली की छाती पर इस भारत की संस्कृति को अक्षरधाम बनाकर ताजमहल को थप्पड़ मारी है,
ताजमहल को थप्पड़ मारी है। और क्या मिलता है वहां जाके? डिप्रेसिंग स्टोरी है पूरी। बीवी मर गई और बना दिया। चेतना खिलती ही नहीं हमारी। आप अक्षरधाम जाइए, चेतना खिलेगी आपकी, चेतना खिले। गर्व होगा उस भारत की संस्कृति को जब आप देखोगे उस नाव में बैठकर कि क्या हमारी संस्कृति हुआ करती थी। भोजन में क्या नहीं है हमारे भोजन में प्रकार। मैंने कहा कि इस पराठे की मित्रों, मेरा रिक्वेस्ट है आपसे कि पराठे की गली को पिज्जा की गली बनने से रोकना। आप बहुत जल्द ये बनने वाली है, क्योंकि जिस तरह से इडली पर इडली सवार हो रही है, रोकना होगा। मैं उस चैनल का या उस मीडिया के उस कंपनी का नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक बीच में विदेशी कंपनी आई थी जिन्होंने सीरियल की कंपनी थी, और उन्होंने अखबारों में वो मीटिंग की थी उनके साथ कि इतने करोड़ रुपए हम आपको देते हैं, आप सिर्फ थोड़ा सा ऐसे आर्टिकल लिखवाइए कि सुबह नाश्ते में उडुपी, हम ज़्यादा से ज़्यादा भारत में उडुपी चीज़ें खाई जाती, इडली डोसा वगैरह, कि उससे भी ज़्यादा स्वास्थ्यकारी सीरियल होते हैं जो सीरियल हम खाते हैं ना, ताकि उनकी कंपनी चले। पर उस चैनल ने ना कह दिया था कि ये नहीं कर सकते। हम बहुत धन्यवाद देता हूं, क्योंकि मैं खुलकर नहीं बोलना चाहता उनका, पहले मुझे परमिशन लेना बहुत ज़रूरी है। बिना परमिशन के उनका नाम नहीं मैं ले सकता, पर वक्त आएगा वो परमिशन दे देंगे तो मैं बोल भी दूंगा। पर ये हुआ था बीच में। देखो आप कैसे कैसे कांड रचे जाते हैं, कैसे कैसे कांड रचे जाते हैं। सीरियल सबसे ज़्यादा स्वास्थ्यकारी है। अरे यार, युगों से हमारे लोग खाते आ रहे हैं। भोजन की बात मित्रों, थोड़े दिनों पर, कुछ सालों पहले जब मैं उत्तर भारत की यात्रा पे निकला था, स्नेह संजीवनी यात्रा, मैंने एक आधे चांद जैसी मिठाई खाई थी जिसको गुजिया कहते हैं। पहली बार मेरे जिंदगी में खाई थी, लगभग 10-11 साल पहले की बात है। गुजिया खा के ही मेरी जीभ की स्वादेंद्रियां इतनी पुलकित हो गई कि यदि सोचा इस गुजिया को यदि इंद्र को भी खाना हो तो यहाँ उत्तर भारत में आना पड़ेगा। ऐसा अनुभव मेरा। और अखबारों में जहाँ जाऊँ वहाँ पर मेरे वक्तव्य हुए, अखबारों में मैंने यही कहा कि गुजिया ही एक ऐसा है राष्ट्रीय पदार्थ, हमारे देश का राष्ट्रीय पदार्थ ये हो जाना चाहिए वगैरह वगैरह, क्योंकि गुजिया प्रेम जग उठा था तब मेरे अंदर। तो मित्रों, जब मैंने वो गुजिया खाया, मैं दूसरे प्रांत में गया, महाराष्ट्र में मैं गया, क्योंकि मेरा जन्म नासिक का है, पर मैं 17 साल की उम्र में निकल गया था हिमालय रहा, फिर दत्तात्रेय पीठ का पीठाधीश बना, फिर गुरुजी के साथ विश्व भ्रमण करता रहा। तो ये पूरी भारत ही मेरा घर रहा है। तो जब महाराष्ट्र गया और उन्होंने कहा क्या खाएंगे, मैंने कहा गुजिया खिलाइए। बोले वो क्या होता है? बड़े कष्ट पड़े मुझे उनको गुजिया क्या होता है ये समझाने के लिए। अब मजे की बात सुनिए कि कितने आश्चर्य की बात है, इस देश के एक प्रांत के व्यंजन को, एक प्रांत के पदार्थ को दूसरा प्रांत नहीं जानता। कितने दर्द की और दुर्भाग्य की बात है कि इसी देश के एक प्रांत के पदार्थ को दूसरा प्रांत नहीं जानता, लेकिन इटली के पिज्जा को बच्चा बच्चा जानता है। इटली का पिज्जा विदेशों से इस देश में पहुंच गया, गांवों तक पहुंच गया, लेकिन हमारे एक प्रांत की चीज दूसरे प्रांत तक हम पहुंचा नहीं पाए। यही हमारी कमी है। क्या इस देश के पास सब कुछ है, हम जड़ से भी जुड़े रहने का सीख लेंगे, पर प्रेजेंटेशन में, साहस करने में हम चूक गए। क्या चूक गए? बाप ने ऑटोमोबाइल की शॉप खोली तो पीढ़ियां पीढ़ियां ऑटोमोबाइल पे ही चल रही है, कुछ नया करता ही नहीं है पप्पू। एक लड़का मेरे पास महाराष्ट्र में एम्प्लॉयमेंट के लिए आया, मैं उसके घर गया था, उसने मुझे एक चक्री खिलाई थी। डॉक्टर साहब जानते होंगे, एक चक्री आती है, दिवाली पे बनती है सर, 8-10 धान्यों से मिलाकर चक्री खिलाई। इतनी अद्भुत चक्री थी वो, खा के मन प्रसन्न हो गया। और वो नौकरी मांगने आया मेरे पास कि मुझे नौकरी दिलाइए। मैंने कहा क्यों दिलाऊं, तू किसी विदेशी कंपनी की नौकरी करेगा, 8-10 हज़ार रुपए कमाएगा, इससे अच्छा तेरी बीवी इतना सुंदर चक्री बनाती है, तू इसका बिजनेस शुरू कर। बोले ऐसे कैसे करूं?
मैंने कहा तो क्या हुआ, इसमें शर्म की क्या बात है? बोले चक्री बेचो। मैंने कहा इतनी उसमें शर्म की क्या बात है? वो कैसे बेचूं? मैंने कहा कोई बात नहीं, एक काम कर, 2 जगह के कांटेक्ट मैं देता हूं, सिंगापुर और दुबई के, तू पैकेट बना बना कर। अब मानोगे 8-10 हज़ार की नौकरी मांगने आया, उसने मेरे ऊपर श्रद्धा रखी और चक्री बनाना शुरू किया। वो बंदा जो 8-10 हज़ार की नौकरी बनाने के लिए, नौकरी मांगने के लिए आया था, चक्री बना बना कर बेचा। इतनी अद्भुत चक्री बनती थी उसकी, 3-4 साल के अंदर उसने 58 लाख रुपए का बिजनेस किया सिर्फ चक्री से। और एक घटना आपको सुनाता हूं, आप चक्कर खा जाओगे। मेरे एक मित्र के घर जापान के दोस्त आए, कोलैबोरेशन कंपनी का हुआ, जापान के दोस्त आए और खाना खाने बैठे। मित्रों, आपको गर्व होगा इस देश के ऊपर और भारतीय पदार्थों के ऊपर। खाना खाने बैठे और आलू की पकौड़ी, आलू के भजिए, आलू की पकौड़ी बनाई थी, उसने खाई। खाने के बाद उस जापानीज ने एक प्रश्न पूछा। वो प्रश्न क्या था? उसने पूछा कि मुझे सिर्फ इतना बता दीजिए कि इस पकौड़ी में आलू गया कैसे। इलेक्ट्रॉनिक्स में माहिर वो देश, उनकी टेक्नोलॉजी फेल हो गई कि पकौड़ी में आलू कैसे गया यार। मैंने कहा उसके भाग्य अच्छे हैं कि सिर्फ आलू पकौड़ी खाई, जलेबी खाता तो कोमा में चला जाता। जलेबी खाता तो कोमा में चला जाता। ये शुरू कहां होती है और खत्म कहां होती है? बच्चे सांप सीढ़ी खेल रहे होते जापान के वहां। मित्रों, मेरा दर्द सिर्फ इतना है, मेरी प्रार्थना सिर्फ आपसे इतनी है, मिठाइयां गिनाइए हमें बाहर की, चॉकलेट, मफिन्स, पेस्ट्री मफिन्स एक ही फैमिली के, फिर भी गिन लेता हूं, एक ही हो गया, चलिए फिर भी चौथा, जेली, आइसक्रीम, नहीं फिर भी मिठाइयां गिनाइए ना आप। बस खत्म, उंगलियां भी खत्म नहीं हुई मेरे दोस्त। और दावा है, दावा, खुला चैलेंज, मेरे देश के किसी भी एक प्रांत में चले जाइए, 5000 से ज्यादा मिठाइयां आपको मिलेगी एक प्रांत में। क्यों नौकरियां मांगते हो? एक जलेबी से जापान खरीद सकते हो, इडली से इटली खरीद सकते हो, लेकिन जाओ, उठाओ, उसको लेकर के जाओ। हमें सिर्फ प्रेजेंटेशन आना जरूरी है, हमें सिर्फ मापदंड तय करने हैं कि कैसे ये न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स और ये सब देखा जाता है, ISO सर्टिफिकेट लिया जाता है, और ये सब कुछ तय करके, फैट्स तय करके, हमको सिर्फ उसको मार्केट में अच्छे तरह से रखना नहीं आया, वो मार्केटिंग हमें नहीं आई, वो प्रेजेंटेशन हमें नहीं आया। गर्व और गौरव तो बहुत है इस देश के ऊपर, पर इस गौरव को बताना हमें नहीं आया। कैसे हम बताएं, ये समझना बहुत जरूरी है। पिज्जा को देखो, उनके रैपर बहुत अच्छे होते, प्रोडक्ट सड़ी हुई होती है। हमारे प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, रैपर ही नहीं होता, कागज में लपेट के दे देते हैं। गुजरात में जाएंगे, HJ व्यास करके कचौरी वाले हैं, उन्होंने इस बात को समझा। और मित्रों, कचौरी की कितनी कीमत होती है 1 किलो की? 60 रुपए, 100 रुपए बराबर। उन्होंने इंटरनेशनल लेवल को देखते हुए उस प्रोडक्ट के फैट्स तय किए, न्यूट्रिएंट्स और प्रोटीन्स और ये सब कुछ तय किया, ISO सर्टिफिकेट लिया, 850 रुपए किलो में वो बेच रहा है। कंटेनर के कंटेनर 1100 रुपए हो गए, लीजिए 1100 रुपए एक कचौरी से। एक एक युवा इस देश का एक एक पदार्थ को भी पकड़ ले, 6 लाख गांव एक एक पदार्थ को पकड़े, उसके ऊपर थोड़ा सा R&D करे, या एक एक युवा पकड़ ले, इस दुनिया को हम सही अर्थ में मुट्ठी में कर सकते हैं। इस ताकत है इस देश के पास, पर जड़ों से जुड़कर आसमान में छलांग भी लगानी बहुत जरूरी है।
इस भारत के भविष्य को यदि कोई बदल सकते हैं तो आप और मैं बदल सकते हैं। आखिरी बात करके पूर्णाहुति करना चाहूंगा, क्योंकि इस देश की संस्कृति रही है, इस देश को कहा गया कि यह सोने की चिड़िया थी। क्यों चिड़िया थी? क्योंकि इसकी व्यवस्थाएं ऐसी थी। चाणक्य ने लिखा है अपने किताब में, उन्होंने कि टैक्स की व्यवस्था, आज जहां देखो वहां टैक्स, सांस लो तो टैक्स, योगा पे टैक्स लगाया है। कहने का मतलब चाणक्य ने यह कहा है कि किसी भी राजा को टैक्स जो लेना होता है, कर जो लेना होता है, वो इस तरह से लो जैसे मधुमक्खी फूल से शहद को लेती है, जिससे मधुमक्खी को भी शहद मिला और फूल को भी नुकसान नहीं हुआ। यहां तो लोग मर जाते हैं। हर चीज पर टैक्स, जो व्यवस्था थी हमारी, समझना बहुत जरूरी है। बहुत गहरी बात करने जा रहा हूं और आमंत्रित करने जा रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि इस देश का भविष्य बदलने की शुरुआत अब हो चुकी है। अभिनव ने एक बहुत बढ़िया कदम उठाया है, इतने सभी युवा एकत्रित हुए हैं, इसलिए इतने सारे युवा एकत्रित हुए, इसलिए मैं आमंत्रित भी करना चाहता हूं कि अगर हम एक दूसरे के हाथ पकड़कर चलेंगे, इस देश के भविष्य को हम बदल के रख देंगे। जरूरत क्या है? इस बात के लिए मैं पुरानी अपनी जड़ों से जुड़ी हुई बातों को, उस संस्कृति को लाना चाहता हूं। 4 अवस्थाएं मनुष्य की बताई गई थी। ब्रह्मचर्य अवस्था, गृहस्थाश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। बहुत सुंदर व्यवस्था थी, पर इसका अर्थ कभी हम समझ नहीं पाए। ब्रह्मचर्य आश्रम 100 साल की उम्र कही गई थी, उसमें 25-25 साल के टुकड़े बनाए गए। उम्र के 25 साल तक ब्रह्मचर्य आश्रम, यानी कि ब्रह्मचर्य का आचरण करना और गुरु के गुरुकुल में रहकर ज्ञान लेना। तब कुशलताओं को देखकर ज्ञान दिया जाता था, डिग्री बेस्ड ज्ञान होता ही नहीं था। ब्रह्मचर्य आश्रम में शिक्षा होने के बाद 25 साल का जब होता था, तब गुरुकुल से निकलकर गृहस्थाश्रम में आता था, यानी कि घर आता था और परिवार को वृद्धि करना और व्यवसाय की वृद्धि करने के काम में वो जुट जाता था। 25 साल, कितने साल हो गए? 50 हो जाने के बाद जैसे ही 51 लगता था, वन की तरफ मुंह कर लेना, रहना घर में ही, पर जो अनुभव किए हैं व्यवसाय में और परिवार में, उस अनुभवों को 25 साल का, अब ये जैसे 51 का होता है तो उसका बेटा कितने साल का हो गया? 25 साल का हो जाता है। समझ में आ रही है बात आपके? तो 51 होने पर वन की तरफ मुंह लगा देना, यानी घर में ही रहना। जो अनुभव 25 साल के उस यात्रा में एकत्रित हुए हैं, वो जो अपना बच्चा 25 साल का होकर गृहस्थ आश्रम में आ रहा है, उस अनुभवों को उससे बांटना और उसके जो छोटे बच्चे हैं उसमें संस्कार डालना और वन की तरफ मुंह करना, यानी अध्यात्म की तरफ वापस जुड़ जाना, जड़ों की तरफ वापस जुड़ जाना, जहां से आया है मैं कौन हूं, इस यात्रा की शुरुआत करना, ताकि आप इस संसार में रहते हुए सच्चिदानंद को भी प्राप्त हो सकते हैं। तो 25 साल उसमें जाते थे, वो हो जाते थे 75 के, तब उनका जो बेटा है वो गृहस्थाश्रम पूरा करके 51 में आ जाता था, उनका बेटा गृहस्थाश्रम में आ जाता था, पोता। और फिर 75 होने के बाद कोई जरूरत नहीं थी, सन्यास लेकर के जंगल में चले जाओ और मैं कौन हूं, परमात्मा, उसकी प्राप्ति के लिए, साधन के लिए भजन करो, कीर्तन करो। और चातुर्मास में जंगलों में बहुत पानी भर जाता था, इसलिए वापस गांव में आते थे, इसलिए चातुर्मास, बहुत अच्छी व्यवस्थाएं थी, आगे जाके बात करेंगे। पर इसमें एक ध्यान रखने की जरूरत है कि जैसे ही 51 लगता था, वन की तरफ मुंह होता था। और 51 होने के बाद राजा महाराजाओं का इतिहास उठाकर देखना मित्रों, जैसे ही 51 होता था, राजा राजगद्दी से उतर जाता था और अपने 25 साल का बेटा जो गृहस्थ आश्रम में आता है, उसको राजा बनाकर उसको तिलक करता था और राजा ज्ञानियों की सभाओं में बैठता था अपने अनुभव अपने पुत्र को देने के लिए। राजा हमेशा इस धरती पर पुराने काल में युवा को ही बनाया गया था। 51 जब लगता था, वन यानी वन की तरफ मुंह कर लेना, यह व्यवस्था थी। क्योंकि शासन में जब युवा होता है तो बहुत ही क्रियाशील होता है, और वृद्ध जो होते हैं, तो आपने देखा उस राजा के सामने ज्ञानियों की सभा बैठती थी, तो
जो निर्णय लिया जाता था उस सभा में वो वृद्ध और ज्ञानियों के द्वारा निर्णय लिया जाता था, जिसके अमल के लिए युवा जो राजा होता था वो उसका अमल करता था, क्योंकि वो गतिवान होता है। वो अमल करने के लिए युवा को राजा बनाया जाता था। और एक कुल गुरु होता था जो दूरदृष्टि, यानी के संत जो होते थे जिनके पास दूरदृष्टि है, ऐसा त्रिकोणात्मक संगठन था जिसकी वजह से यह भारत सोने की चिड़िया थी। ज्ञानियों की दूरदृष्टि, वृद्धों का अनुभव और युवा की शक्ति। तो ये दूरदृष्टि, ज्ञान, शक्ति और अनुभव, ये तीनों एकत्रित होते थे, तब जाके वो एक अच्छा सुशासन देते थे। मित्रों, इस भारत का संविधान ये कहता है कि जब कोई व्यक्ति, एक स्कूल का प्यून जब 58 साल का हो जाता है, तो भारत का संविधान यह कहता है कि 58 साल का हो जाने के बाद शारीरिक या मानसिक रूप से वो सक्षम नहीं है पानी पिलाने या झाड़ू लगाने के लिए, इसलिए 58 साल में उसको रिटायर्ड करते हैं। यस, कितने आश्चर्य की बात है कि 58 साल में जो पानी पिलाने और झाड़ू लगाने के लायक नहीं, वो देश चलाने के लिए लायक है। अट्ठावन के बाद कुर्सी की दौड़ शुरू होती है। मित्रों, अंत में वही बैक टू द रूट्स, उसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि आइए स्वामी जी, प्लीज कम। हमारा बड़ा सौभाग्य है, डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी जी हमारे बीच में आए हैं। तो उस व्यवस्था को पुनः लाने के लिए आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं, आप जड़ों से जुड़ते रहें और आसमान में छलांग लगाना भी ना भूलें। इसीलिए आर्ट ऑफ लिविंग में गुरुजी ने एक बहुत सुंदर सूत्र दिया है, ब्रॉडन द विजन एंड डीपन द रूट्स, कि हमारे विजन को ब्रॉड भी करना चाहिए और रूट्स में हमको मूल में गहराइयों में जुड़े रहना चाहिए। और इसी बात के साथ मैं अपने विषय को विश्राम दूंगा और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी युवा जल्द से जल्द राजनीति में आए। हम ये कहते हैं कि राजनीति गंदी है, लेकिन मित्रों, गटर कितनी भी गंदी हो, हाथ नहीं डालोगे तब तक साफ भी नहीं होगी। गालियां देकर के कभी भी ये साफ नहीं होगी। हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है कि डॉक्टर स्वामी जी जैसे दिव्य पुरुष भारत की राजनीति में आगे बढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे पूरा भरोसा है कि भारत का भविष्य बदल रहा है, क्योंकि वेद भारत की आत्मा है, गीता भारत का हृदय है, रामायण महाभारत इस देश की आंखें हैं, युवा इस देश की भुजाएं हैं, ज्ञान और भक्ति, ये संस्कृति इस देश का श्वास है, राम और कृष्ण इस देश का इतिहास है, और हमारे सुब्रमण्यम स्वामी, युवा, आप सब इस देश का भविष्य है। इसमें कोई दो राय नहीं। अपनी वाणी को मैं विश्राम दूंगा और पुनः एक बार प्रार्थना करूंगा कि इस देश के भविष्य को बदलने के लिए इस यात्रा में सहयोगी बने हमारे अभिनव सरस्वती जी के। बहुत बहुत धन्यवाद। आर्ट ऑफ लिविंग से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।